Good morning, students. Welcome to Fast and Furious Class Bar. This is करण कुमार सर। पिछले क्लास के अंदर जो है हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर का एमटीपी टॉपिक को कवर किए थे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, जैसा कि हम पिछले क्लास में बता चुके हैं कि इस क्लास में हम जो है इनफर्टिलिटी की बात करेंगे, बांध्यता की बात करेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनफर्टिलिटी को समझने की कोशिश करते हैं, बांध्यता को समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो है इनफर्टिलिटी क्या चीज़ है या बांध्यता क्या चीज़ है। तो देखिए बाबू, आपके आसपास में बहुत सारी स्त्रियां, बहुत सारी विवाहित स्त्रियां ऐसी मिलती होंगी जो बच्चे को जन्म तो देना चाह रही है, लेकिन वो अपने तमाम जो उपाय थी वो सारे उपाय को उन्होंने कर रखा, लेकिन उसके बावजूद भी वो बच्चे को कंसीव नहीं कर पा रहे, वो बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहे, वो प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो स्थिति जो है उस स्त्री की बांध्यता या फिर इनफर्टिलिटी कहलाती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, बांध्यता से आप क्या समझते हैं, इसके कारणों को लिखना है कि बांध्यता के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। क्लियर ना बाबू। तो चलिए हम बात को समझने की कोशिश करते हैं इनफर्टिलिटी। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, बांध्यता से आप क्या समझते हैं, इसके कारण को लिखना है। व्हाट डू यू मीन बाय इनफर्टिलिटी, इसके आपको काउजेस को लिखना है, कारण को लिखना है। ठीक है ना। तो इनफर्टिलिटी को समझ लीजिए, वैसे जोड़े या दंपति, वैसे जोड़े या दंपति जो प्राकृतिक रूप से लगातार, जो प्राकृतिक रूप से लगातार 1 वर्ष तक असुरक्षित यौन संपर्क के बावजूद, असुरक्षित यौन संपर्क का मतलब होता है कि उन्होंने किसी भी तरह से कॉन्ट्रासेप्शन, किसी भी तरह के कॉन्ट्रासेप्शन का प्रयोग नहीं किया है, कॉन्ट्रासेप्शन के किसी भी मेथड्स का प्रयोग नहीं किया है, बिल्कुल अनप्रोटेक्टेड सेक्स एक्टिविटी के बावजूद भी वह अपने संतान को उत्पत्ति में असक्षम है, वो अपने संतान के उत्पत्ति में क्या है, असक्षम है। तो जोड़े की यह स्थिति, कपल की यह स्थिति बाध्यता या फिर क्या कहलाएगी, इनफर्टिलिटी कहलाएगी। तो क्लियर ना बाबू। तो बाध्यता हम किसे कहेंगे, वैसे जोड़े या दंपति जो प्राकृतिक रूप से लगातार 1 वर्ष तक असुरक्षित यौन संपर्क के बावजूद, यौन संपर्क के बावजूद संतान उत्पत्ति में क्या है, असक्षम है। तो जोड़े की यह स्थिति जो है बांध्यता या फिर इनफर्टिलिटी कहलाती है। ये बात समझ में आ गई होगी कि आपके आसपास यदि ऐसा कोई कपल मिल रहा है जो लगातार 1 वर्ष, ठीक है ना, ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो जाता है, किसी किसी बुक में आपको 2 वर्ष भी लिख सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर बात यह है कि अगर आपके आसपास में कोई ऐसा कपल देखने को मिल जाए जिनके विवाह का जो है 1 साल 2 साल 3 साल हो गया है और वो लगातार सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं और सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान किसी भी तरह के कॉन्ट्रासेप्शन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे, वो प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो कपल की वह स्थिति, जोड़े की वह स्थिति जो है, वह स्थिति बांध्यता या फिर क्या कहलाएगी, इनफर्टिलिटी कहलाएगी। एम आई क्लियर? क्लियर है। अब ये सवाल उठता है कि इनफर्टिलिटी यानी जो बांध्यता है वो कितने टाइप के होते हैं, कितने तरह के होते हैं। तो जो बांध्यता है ना बाबू, वो 2 तरह के होते हैं। बांध्यता में कितने तरह के हो जाएंगे, 2 तरह के हो जाएंगे। पहला जो बांध्यता है वो है प्राथमिक बांध्यता, दूसरा है द्वितीयक बांध्यता। प्राथमिक बांध्यता मतलब प्राइमरी इनफर्टिलिटी, द्वितीयक बांध्यता मतलब सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। इस दोनों टर्म्स को हम समझते हैं। प्राथमिक बांध्यता का मतलब ये होता है कि जो स्त्री है वो पहले कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई, उसका कोई भी बच्चा नहीं है। ठीक है ना। और वो चाह रही है कि हम प्रेग्नेंट हो, हम बच्चे को कंसीव करें, प्रेगनेंसी को कंसीव करें और बच्चे को जन्म दे। उस और उसने उसके लिए सारे उपायों को यूज कर लिया, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करने के बावजूद भी वो प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो उस स्त्री की जो स्थिति है वो है प्राथमिक बांध्यता यानी प्राइमरी इनफर्टिलिटी, क्योंकि उन्होंने पहले कभी भी किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया, वो पहले कभी भी प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं किया है, या फिर उन्होंने पहले से उनका कोई भी बच्चा नहीं है। तो वैसी स्त्रियां
जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया, कभी भी प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर पाए हैं, तो स्त्री की वह स्थिति जो कहलाएगी प्राथमिक बंध्यता यानी प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहलाएगी। क्लियर ना बाबू। अब द्वितीयक बंध्यता यानी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या चीज होती है? तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि वैसा कपल जिन्होंने पहले एक बच्चे को जन्म दिया है या फिर पहले वो प्रेग्नेंट रही थी, लेकिन किसी कारणवश उनकी प्रेगनेंसी जो है वो अबॉर्ट हो गई, ये अलग सी बात हो गई। लेकिन मैटर ये है कि वो पहले प्रेगनेंसी को कंसीव किए थे, वो प्रेग्नेंट रही थी, उनके शरीर में इम्प्लांटेशन हुआ था, तो लेकिन वो आगे चाह रहे हैं, अगर ऑलरेडी उनका कोई एक बच्चा है और वो चाह रहे हैं वो दूसरे बच्चे को जन्म दे, और उन्होंने अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी लंबे समय तक किया और उसके बावजूद भी वो प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। फोकस ये करना है, पहले से उनका एक बच्चा है, वो पहले प्रेग्नेंट हो चुकी है, उन्होंने पहले से एक बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन आगे वो दूसरे बच्चे को जन्म देना चाह रहा है और अनप्रोटेक्टेड सेक्स एक्टिविटी करने के बावजूद भी वो लंबे समय से प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, तो स्त्री की वह जो स्थिति कहलाएगी वो द्वितीयक बंध्यता यानी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहलाएगी। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला कि प्राइमरी इनफर्टिलिटी में स्त्री पहले कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में स्त्री पहले प्रेग्नेंट हुई है लेकिन अब वो प्रेग्नेंट होना चाह रही है तो वो प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर पा रही। क्लियर है। अब ये जो बाध्यता है उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से कपल जो है बाध्यता के शिकार हो सकते हैं। अब यहाँ पे फोकस करने वाली बात यह है कि हमारे समाज में क्या है कि बाध्यता के लिए हमेशा और हमेशा, बांझपन के लिए हमेशा और हमेशा दोषी जो है स्त्रियों को दिया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी सत्य नहीं है। बांझपन के लिए जितनी जिम्मेदार जो है स्त्री होगी उतनी जिम्मेदार पुरुष माने जाते हैं। क्लियर ना बाबू। तो बाध्यता, अगर कोई कपल बाध्यता के शिकार हैं तो हो सकता है कि उनमें जो है स्त्री में दोष हो सकता है कि उनमें जो है पुरुष में दोष और हो सकता है कि दोनों में दोष होने की वजह से वो प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर पा रहे, वो बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहे। क्लियर ना। तो दोनों को हम ओवरऑल करके चलते हैं कि मेल और फीमेल दोनों में बाध्यता होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है ना बाबू। तो यहाँ पर नेक्स्ट एक कारण यहाँ पर गलती से टाइप हो गया है, बाध्यता जो है बाध्यता के निम्न कारण हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 2 टाइप लिख दिया है तो ये जो है गलत है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाध्यता के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं या निम्न कारण, ये हम कारण को पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर ना। ये टाइप में थोड़ा सा मिस्टेक है। तो कारण, बाध्यता के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, तो पहला जो है बाबू वो जन्मजात रोग। पहला कारण, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए कॉमन है। अगर मेल में कोई जन्मजात रोग है और जन्मजात रोग में अगर मेल जो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, आपने पढ़ा था क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, उनमें जो गुणसूत्र होते हैं वो XXY होते हैं और उस गुणसूत्रीय विकार के कारण मेल में क्या होता है, फीमेल के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं और टेस्टिस अल्प विकसित रह जाते हैं और जिसकी वजह से मेल में क्या है, स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, ठीक है ना। और फीमेल में अगर देखा जाए आनुवंशिक विकार की बात, तो वहां पर जो है हमको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, वहां पर हमको जो टर्नर सिंड्रोम देखने को मिलते हैं। और टर्नर सिंड्रोम में जो फीमेल होती है उसका जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो सिर्फ X होते हैं, दूसरा X जो एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है अल्प विकसित रह जाते हैं, उनमें ओवुलेशन नहीं होता, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलता और जिसकी वजह से स्त्रियां जो है बांझपन का शिकार मानी जाती है, ठीक है। तो जन्मजात रोग जो है वह एक कारण है बांझपन का। क्लियर ना। तो जन्मजात रोग जो है कारण है बांझपन का। अब हम मेल में हम बात करें, मेल में जन्मजात कौन से जन्मजात रोग होंगे, मेल में कौन से जन्मजात रोग होंगे जिसकी वजह से मेल जो है इनफर्टाइल होगा, तो यहाँ पर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है ना। फीमेल में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो जाता है टर्नर सिंड्रोम, ठीक है ना। मेल में अगर क्या है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है तो वो इनफर्टिलिटी का शिकार होगा और फीमेल जो है टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित है तो वो भी इनफर्टिलिटी के क्या होंगे, शिकार माने जाएंगे। नेक्स्ट कारण हो सकता है औषधि यानी ड्रग्स, ठीक है ना। बहुत सारे मेडिसिन ऐसे होते हैं जिनका असर जो है सीधा और सीधा oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस पे पड़ता है, oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस पर पड़ता है। जैसे एंटी डिप्रेसेंट जितने भी मेडिसिन होते हैं, ठीक है ना, वो हमारी मेंटल एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं और जिसकी वजह से हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड सही तरीके से काम नहीं कर पाता है और जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है उसका रिलीज सही से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से फीमेल में जो है ओवुलेशन में डिस्टर्बेंस होती है और मेल में क्या है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में डिस्टर्बेंस होती है।
तो यहाँ सिंपल है कि अगर कोई स्त्रियां लंबे समय से कोई मेडिसिन का प्रयोग कर रही है तो उसके साइड इफेक्ट्स की वजह से उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाएंगे, या फिर हो सकता है कि उनका ओवुलेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से वो बानपन के शिकार हो जाएंगे। इसी तरह से मेल यदि वो लंबे समय से क्या कर रहा है, कोई मेडिसिन का प्रयोग कर रहा है और उसका साइड इफेक्ट सीधे जो है उनके स्पर्मेटोजेनेसिस पे पड़ रहा है, ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया नहीं होगी, तब स्पर्म नहीं बनेंगे और उस कंडीशन में जो है मेल इनफर्टाइल माना जाएगा। यानी कि मेडिसिन भी एक रीजन हो सकता है इनफर्टिलिटी का। नेक्स्ट है मानसिक यानी साइकोलॉजिकल। मानसिक यानी साइकोलॉजिकल का मतलब ये हो गया कि यदि कोई व्यक्ति जो है मेंटल एक्टिविटी ज्यादा करता है, यानी कि कम नींद लेता है, उसको ज्यादा काम करने पड़ते हैं, या फिर ज्यादा समय वो स्ट्रेस में रहता है, इसकी वजह से भी क्या होता है कि जो माइंड है वो डिस्टर्ब होने की वजह से क्या हो जाता है कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड, देन आफ्टर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेल में जो है स्पर्मेटोजेनेसिस डिस्टर्ब हो जाता है और फीमेल में क्या है oogenesis या फिर उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। यानी कि मानसिक स्थिति का अच्छा रहना भी एक अच्छे जीवन की, कह सकते हो कि एक अच्छे जीवन की एग्जाम्पल है, उदाहरण है, ठीक है ना। अगर आप मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो, साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, तो उसका सीधा और सीधा असर जो है आपके रिप्रोडक्शन पे पड़ सकता है, oogenesis पे पड़ सकता है, स्पर्मेटोजेनेसिस पे पड़ सकता है, जिसकी वजह से मेल और फीमेल, ठीक है, वो इनफर्टिलिटी के शिकार हो सकते हैं। यानी कि तीसरा जो रीजन हो गया वो मानसिक यानी साइकोलॉजिकल। फोर्थ रीजन है फिजिकल। फिजिकल का मतलब हो गया कि आपको कोई शारीरिक रोग है या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में किसी तरह से चोट लग गया है, या कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वह उसमें इन्फेक्शन है, या कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ही नहीं, या फिर कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है ब्लॉक्ड है, तो ये सारी स्थिति में भी क्या है मेल और फीमेल दोनों इनफर्टिलिटी के शिकार हो सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रतिरक्षात्मक यानी इम्यूनोलॉजिकल। प्रतिरक्षात्मक यानी इम्यूनोलॉजिकल, ठीक है ना। जैसा कि आपको पता है बाबू कि हमारे शरीर में बाहर से एंट्री करने वाले जो फॉरेन सेल्स होते हैं उसको हमारा इम्यूनिटी सिस्टम पहचान लेता है और उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। इम्यूनिटी सिस्टम जो है हमारे शरीर का रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है उसको इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे ब्लड के जो WBC होते हैं वो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बनाए रखने में हमारी सहायता करता है। बी सेल्स हो गए, टी सेल्स हो गए, ठीक है ना। तो ये सारे क्या हो जाते हैं कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बनाने में सहायता करते हैं। वो बाहर से एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू, ठीक है ना, किसी भी सोर्स से हमारे शरीर के अंदर इंटर करने वाले जो फॉरेन सेल्स होते हैं उसको पहचानते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। तो अगर वो जरूरत से अधिक काम करना शुरू कर दे तो जो जरूरी सेल्स हैं, इवन हमारा ही सेल्स को वो क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है हमारी इम्यूनिटी सिस्टम, ठीक है ना। अगर हमारी इम्यूनिटी सिस्टम नॉर्मल से अधिक काम करना शुरू कर दे तो वो बाहर से आने वाले सेल्स को तो पहचान ही लेता है, लेकिन बाहर से आने वाले जो जरूरी सेल्स होंगे उसको भी क्या करेगा, वो डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। तो अगर हम फीमेल में स्पर्म की बात करें, ठीक है ना, फीमेल का बॉडी है, उनके शरीर में कोई भी बैक्टीरिया और वायरस प्रवेश कर रहा है तो उनका इम्यूनिटी सिस्टम उसको पहचान रहा है और उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। चलिए ये उनके लिए अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन एक मेल का स्पर्म अगर फीमेल बॉडी के जेनाइटल ट्रैक्ट में प्रवेश किया और जेनाइटल ट्रैक्ट में प्रवेश करने के बाद जो फीमेल का बॉडी है उसने स्पर्म को पहचान लिया कि स्पर्म जो है वो हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है, वो बाहर से हमारे शरीर में, और रियलिटी भी यही है कि मेल बॉडी से स्पर्म जो है ट्रांसफर होकर फीमेल बॉडी के अंदर आया है, तो वो फॉरेन सेल्स ही है। लेकिन वहां पर क्या है कि फीमेल की इम्यूनिटी सिस्टम जो है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करनी चाहिए, लेकिन वहां पर कुछ कंडीशंस ऐसे बनते हैं जिसमें फीमेल की इम्यूनिटी सिस्टम आवश्यकता से अधिक काम करने शुरू कर देते हैं और स्पर्म जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर हुआ था उसको रास्ते में ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और ये क्रिया लगातार चलती रहने के कारण क्या हो जाता है कि स्पर्म फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं ले पाता है और सब कुछ नॉर्मल होने के बावजूद भी सिर्फ गड़बड़ी कहाँ है कि फीमेल की जो इम्यूनिटी सिस्टम है, फीमेल का जो प्रतिरक्षात्मक तंत्र है वो आवश्यकता से अधिक काम कर रहा है और शरीर में आने वाले जितने भी स्पर्म्स होते हैं उसको फर्टिलाइजेशन से पहले ही डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। इसी कारण से जो स्त्री है वो प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने देखा कि अगर इम्यूनिटी सिस्टम एक्सेस वर्क करना शुरू कर दे, जरूरत से अधिक काम करना शुरू कर दे, तो ये भी कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी का एक रीजन बन जाता है, ठीक है। तो ये जो 5 पॉइंट्स है ये आपके दिमाग में होने चाहिए, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बाबू। तो सबसे पहला रीजन हमने क्या देखा इनफर्टिलिटी का, जन्मजात रोग यानी कॉन्जेनाइटल डिजीज। दूसरा हमने क्या देखा, औषधियां यानी ड्रग्स,
तीसरा हमने क्या देखा, मानसिक रोग यानी साइकोलॉजिकल डिजीज, ठीक है ना। चौथा हमने क्या देखा, शारीरिक रोग यानी फिजिकल डिजीज। उसके बाद हमने क्या देखा, प्रतिरक्षात्मक तंत्र से जुड़ी हुई जो समस्या होगी उसके कारण भी इनफर्टिलिटी क्रिएट हो सकती है, ठीक है। इसके आगे थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम बात को समझेंगे कि अभी तक हमने जो कारण समझा था वो मेल और फीमेल दोनों पे लागू होता है, क्लियर ना। कहीं ना कहीं वो मेल पे भी लागू होता है, कहीं ना कहीं वो फीमेल पे लागू होता है। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वह कौन सा कारण होगा जिसमें मेल इनफर्टिलिटी का शिकार होगा, मेल को इनफर्टाइल माना जाएगा, फीमेल को नहीं, ठीक है ना। तो यहां पर हम बकायदा एक क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है पुरुषों में बंधता के कारणों को लिखे, ठीक है। पुरुषों में बंधता के कारणों को लिखे। तो पुरुष में बंधता के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, हम इसको पढ़ने की समझने की कोशिश करते हैं। राइट सम कॉजेस फॉर मेल इनफर्टिलिटी, मेल इनफर्टिलिटी, ठीक है ना। अब इस चीज को समझने के लिए आपको चैप्टर 3 में बताए गए जितने भी एस्पेक्ट हैं, जितने भी एस्पेक्ट कहने का मतलब जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरह से कार्य करता है, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़े हुए जितने भी एस्पेक्ट है सबकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तब ये चीज जो है आपको समझ में आएगा कि हाँ एक्चुअल में यही रीजन हो सकता है या फिर ये सारे रीजन हो सकते हैं मेल में इनफर्टिलिटी के, क्लियर ना। तो मेल में इनफर्टिलिटी की अगर हम सबसे पहले रीजन की बात करें तो वह है क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। अब ये क्रिप्टो ऑर्किडिज्म क्या है, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म जो है मेल की वह स्थिति है जिसमें क्या होता है, टेस्टिस स्क्रोटम में डिसेंड नहीं हो पाता, टेस्टिस जो है स्क्रोटम में प्रवेश नहीं कर पाता। क्योंकि हमने बताया था बाबू, हमने क्या बताया था कि जब मेल भ्रूणीय अवस्था में होता है, वो अपने मदर के यूट्रस में होता है, तो उस वक्त उनके शरीर में जब टेस्टिस बनता है तो टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में बनते हैं। एब्डोमिनल कैविटी किसको कहेंगे बाबू, तो एब्डोमिनल कैविटी ये हो गया, ये जो एरिया है ये है एब्डोमिनल कैविटी हो गया, जहाँ पे हमारे पेट होते हैं, आपका इंटेस्टाइन होता है, तो ये जो एरिया हो गया वो क्या है, एब्डोमिनल कैविटी उदर हुआ। तो ये जो टेस्टिस आप स्क्रोटम के अंदर देख रहे हैं, बेसिकली ये निर्माण के समय ये टेस्टिस यहाँ नहीं था, निर्माण के समय इसका जो निर्माण हुआ था ये ऊपर हुआ था एब्डोमिनल कैविटी में। लेकिन भ्रूण जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो लगभग जन्म होते होते ये जो टेस्टिस है वो नीचे की ओर डिसेंड हो जाती है, नीचे की ओर उतर जाती है, और उतर के ये टेस्टिस पहुंच जाता है, कहाँ पहुंच जाता है, तो ये टेस्टिस पहुंच जाते हैं स्क्रोटम में, क्लियर ना। लेकिन किसी कारणवश उस बच्चे में टेस्टिस तो बने, लेकिन टेस्टिस के डिसेंड में दिक्कत आई, और डिसेंड नहीं होने के कारण, टेस्टिस से नीचे नहीं उतरने के कारण वो रास्ते में ही रह गया, एब्डोमिनल कैविटी में ही रह गया, ठीक है ना। तो अब एब्डोमिनल कैविटी में रह गया तो यह एक इनफर्टिलिटी का कारण हो सकता है। क्यों, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि टेस्टिस को स्क्रोटम में क्यों रखा जाता है। टेस्टिस में को स्क्रोटम में रखने के पीछे सिर्फ इतना ही रीजन है, इतना ही मकसद है कि टेस्टिस को स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए, और ये टेम्परेचर स्क्रोटम में आराम से मिल जाता है। इसीलिए टेस्टिस को शरीर से बाहर एक विशेष प्रकार की थैली में अरेंज किया गया, और ये उस प्रकार की थैली है जो जरूरत पड़ने पे वो अपने जो दीवार है उसको मोटी भी कर लेती है, जरूरत पड़ने पे पतली भी कर लेती है, जिसके कारण अगर टेम्परेचर अधिक होगा तो जो स्क्रोटम की जो मसल्स है वो फैल जाएंगे, एक्सपैंड हो जाएंगे, और अंदर के जो टेम्परेचर वो बाहर निकल जाएंगे। और अगर बाहर जो है अधिक ठंड है तो अंदर के टेम्परेचर को कंजर्व रखने के लिए जो स्क्रोटम यानी वृषण कोश की जो थैली है वो सिकुड़ जाती है, ठीक है। और इस प्रकार से लगातार वो एक्सपेंड करके, या फिर आप कह सकते हो कि वो कंस्ट्रिक्ट होकर मौसम के अनुसार वो एक्सपेंड और कंस्ट्रिक्ट होती है, और हमेशा उसका कोशिश होता है कि हमारे में जो हमारे थैली में जो टेस्टिस है उसको हमेशा और हमेशा मैन के नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को क्या रखना है, कम रखना है। क्योंकि 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होंगे तभी जाकर क्या देखने को मिलेगा, कि स्पर्मेटोजेनेसिस सही तरीके से हो सकती है। लेकिन यहाँ पर क्रिप्टो ऑर्किडिज्म का मतलब हमने क्या बताया, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म का मतलब हमने क्या बताया कि टेस्टिस जो है वो यहीं रह गया, टेस्टिस जो है वो यहीं रह गया, वो नीचे नहीं आया। तो अगर वो नीचे नहीं आया तो इसको तो हमेशा और हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस मिलता रहेगा, यानी जो हमारा बॉडी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वही मिलता रहेगा, और इस टेम्परेचर पे स्क्रोटम जो है स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं कर सकता।
ठीक है ना। तो नॉर्मल तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस हो तो इसको लाना पड़ेगा कहाँ पे, इसको स्क्रोटम के अंदर लाना पड़ेगा, तभी ये नॉर्मल करेगा। लेकिन अगर क्रिप्टो ऑर्किटिज्म जैसी कंडीशन है, टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम में उतरा ही नहीं है, तो उस कारण से जो मेल है वो इनफर्टिलिटी का शिकार हो जाएगा, क्योंकि उनके शरीर में युग्मक का निर्माण नहीं होगा, टेस्टिस ओवर टेम्परेचर में होगा और वो कभी भी युग्मक नहीं बना सकता, इसलिए वो इनफर्टिलिटी माना जाएगा। तो आपने देखा ना, पुरुषों में बंधता के सबसे पहला रीजन क्या है, क्रिप्टो ऑर्किटिज्म। दूसरा रीजन हो सकता है शुक्र वाहक का अवरुद्ध या अनुपस्थित होना। शुक्र वाहक का जो है अवरुद्ध या अनुपस्थित होना। शुक्र वाहक आप जानते हो बाबू, आपने पढ़ा है वास डिफरेंशिया, ठीक है ना। ये जो आप देख रहे हो वास डिफरेंशिया, ये जो ब्लू कलर की जो ट्यूब देख रहे हो, बेसिकली ये क्या है, वास डिफरेंशिया, ठीक है ना। आप अच्छी तरह से जानते हो कि इस टेस्टिस के अंदर जो है स्पर्म बनते हैं, इस टेस्टिस के अंदर जो है स्पर्म बनते हैं, ठीक है ना। इस टेस्टिस के अंदर क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं, और ये स्पर्म जो है इसी ट्यूब की सहायता से ऊपर की ओर जाता है, वहां पर सेमाइनल वेसिकल्स मिलते हैं, और देन आफ्टर ये प्रवेश करता है प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू, ये प्रवेश कर जाता है कहाँ पे, तो यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा के थ्रू ये जो है पेनिस के ट्यूब में प्रवेश करके ये पहुंच जाता है कहां पर, तो ये इंसेमिनेट कर दिया जाता है फीमेल बॉडी के अंदर। लेकिन अगर मान लीजिए कि टेस्टिस जो है वो स्पर्म बना रहा है, लेकिन वास डिफरेंशिया या तो अब्सेंट है, ये ट्यूब है ही नहीं, तो ये ट्यूब अगर नहीं होगा तो आप सिंपल कह सकते हो कि टेस्टिस में स्पर्म तो बन रहा है लेकिन ट्यूब ही नहीं है कि इसको जो है यूरेथ्रा तक पहुंचा सके। जब यूरेथ्रा तक नहीं पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है फीमेल बॉडी के अंदर इजेकुलेट नहीं होगा। क्लियर ना बाबू। तो यहाँ पर क्या होगा, शुक्र वाहक का अवरुद्ध होने के कारण, या फिर ये जो है ब्लॉक है, ये कहीं पे रास्ते में ब्लॉक है, संक्रमण के कारण या फिर इन्फ्लामेशन के कारण, किसी भी कारण जो है ये ब्लॉक है, तो उस कंडीशन में स्पर्म जो है ऊपर की नलिका में प्रवेश नहीं करेगा और कहीं ना कहीं ये इजैकुलेशन जो है बाधित हो जाएगी। स्पर्म बन रहा है लेकिन वो फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर नहीं होंगे, और जिसकी वजह से जो है मेल इनफर्टिलिटी का शिकार होगा। हाँ या ना। तीसरा कंडीशन हो सकता है वृषण कोष में तापमान का अधिक होना, ठीक है ना। वह व्यक्ति जो ज्यादातर टाइम क्या करता है कि वो टाइट अंडर गारमेंट्स पहनते हैं, या फिर जो ज्यादातर जीन्स पहनते हैं, मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि वृषण कोष को जो है फैलने का मौका नहीं मिलेगा, अंदर टेम्परेचर अधिक है तो उसको एग्जिट करने का मौका नहीं मिलेगा, और जिसके कारण वृषण कोष में क्या होगा, टेम्परेचर अधिक होगा, और टेम्परेचर जब लगातार अधिक बना रहेगा तो वो कहीं ना कहीं स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रभावित करेगा, टेस्टिस स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं करेगा, और जिसकी वजह से मेल जो है इनफर्टिलिटी का शिकार माना जा सकता है। क्लियर ना। तो आपने क्या देखा, यदि वृषण कोष में क्या है, तापमान अधिक है तो मेल में इनफर्टिलिटी प्रोड्यूस हो सकती है। नेक्स्ट, यदि मेल क्या है कि जरूरत से अधिक, आप कह सकते हो कि अल्कोहल पीना तो हानिकारक होता ही है, इसका असर जो है स्पर्मेटोजेनेसिस पे भी पड़ता है, आपके मेंटल एक्टिविटीज पे भी पड़ती है, ठीक है ना। तो अगर कोई मेल क्या कर रहा है कि वो अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, एक्स्ट्रा अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, तो उससे जो है स्पर्मेटोजेनेसिस से इफेक्टेड हो जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रभावित होती है, स्पर्म सही तरीके से नहीं बन पाते, इसके कारण क्या होता है, मेल इनफर्टिलिटी का शिकार हो जाता है। नेक्स्ट देखा जाए गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, ठीक है ना। नेक्स्ट है गोनेडोट्रोफिन हार्मोन की कमी। गोनेडोट्रोफिन हार्मोन की कमी का मतलब क्या हो गया कि मेल में क्या हो रहा है कि एलएच और एफएसएच का सिक्रेशन ही नहीं हो रहा है, या फिर हो रहा है तो काफी कम अमाउंट में हो रहा है। जब कम अमाउंट में एलएच और एफएच का सिक्रेशन होगा तो आपको अच्छे से पता है स्पर्मेटोजेनेसिस और मेल हार्मोन के सिक्रेशन का काम ही एलएच और एफएसएच करवाते हैं। जब एलएच और एफएसएच नहीं होंगे, जब गोनेडोट्रोफिन हार्मोन कौन कौन से होते हैं, एलएच होते हैं और एफएसएच होते हैं। एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन, ठीक है ना। इन दोनों का सिक्रेशन जो है पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, ठीक है। तो अगर एलएच एफएसएच का सिक्रेशन सही अमाउंट में मेल बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं क्या करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रभावित करेगा, मेल हार्मोन के सिक्रेशन को प्रभावित करेगा, और जिसकी वजह से मेल जो है इनफर्टिलिटी का शिकार हो जाएगा। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम अभी थोड़ा देर पहले हमने बात की, जेनेटिक डिजीज है, बच्चे में जन्म से पाया जाता है। कॉन्जेनाइटल डिजीज है, बच्चे में जैसे ही बच्चा जन्म हुआ तो इस बीमारी के साथ ही जन्म लेता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है नर में देखने को मिलता है, और यहाँ पर जो
यहाँ पर जो जीन होता है, यहाँ पर जो आप कह सकते हैं गुणसूत्र होता है, वो क्या होते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित जो नर होंगे उसमें क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम जो होंगे वो XXY होंगे, ठीक है ना। और जिसकी वजह से क्या होता है कि नर में मादा के लक्षण आ जाते हैं, उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो डेवलप नहीं हो पाते हैं, और जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस भी नहीं होता, टेस्टिस जो है काफी छोटा होता है, टेस्टिस जो है अल्प विकसित होता है, जिसकी वजह से क्या है कि नर तो है लेकिन इसमें मादा के लक्षण है और स्पर्मेटोजेनेसिस पूरी तरह से बाधित है। तो जाहिर सी बात है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित जो भी नर होंगे वो क्या होंगे, वो इनफर्टाइल होंगे। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक रीजन हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है मम्स। यहाँ पर मम्स को समझिए बाबू, मम्स क्या है, मम्स तो बेसिकली ये जो डिजीज है वो वायरल डिजीज है, और हमारे माउथ में सैलिवरी ग्लैंड जो लाड़ ग्रंथि होती है उसको ये इफेक्ट करता है, ठीक है ना। तो ये हमारे बकल कैविटी से जुड़ी हुई बीमारी है। लेकिन यहाँ पर सेक्सुअल एक्टिविटीज की अगर बात की जाए तो सेक्सुअल एक्टिविटीज के भी कई तरीके होते हैं। कुछ लोग जो है ओरल सेक्सुअल एक्टिविटीज करते हैं, कुछ लोग एनल सेक्सुअल एक्टिविटीज करते हैं, कुछ लोग जो वेजाइनल सेक्सुअल एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई लेडी है और वो लेडी जो है वो आप कह सकते हो कि मम्स का रोगी है, ठीक है ना, मम्स डिजीज है, उनका जो सैलिवरी ग्लैंड है उसमें मम्स के जो वायरस है वो इन्फेक्टेड है। तो अगर वो लेडी क्या है किसी भी मेल के साथ ओरल सेक्सुअल एक्टिविटीज करती है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि जो फीमेल के सलीवा में उपस्थित, क्योंकि ये मम्स जो बीमारी है वो सलीवा के थ्रू 1% टू 100% में ये ट्रांसफर होती है, ठीक है ना। किसिंग करने से मेल टू फीमेल में ट्रांसफर हो जाएगा, फीमेल टू मेल में ट्रांसफर हो जाएगा, तो वो माउथ में। लेकिन कहीं ना कहीं क्या करता है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को भी प्रभावित करता है ओरल सेक्सुअल एक्टिविटीज के कारण, ठीक है ना। ओरल सेक्सुअल एक्टिविटीज के कारण जो फीमेल होती है, फीमेल का सलीवा के थ्रू मेल के पेनिस पे मम्स के वायरस आ जाते हैं, जिसकी वजह से मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है पेनिस पे आ जाता है, और पेनिस के थ्रू जो है ये अंदर जाकर जो ग्लैंड्स को प्रभावित करते हैं। ग्लैंड्स के बाद आप कह सकते हो ग्लैंड्स प्रोस्टेट ग्लैंड को प्रभावित करते हैं, नेक्स्ट आप कह सकते हो सेमाइनल वेसिकल्स को प्रभावित करते हैं, या और आगे गया ये टेस्टिस को भी प्रभावित कर देते हैं, ठीक है ना। जिसकी वजह से मेल जो है, मेल के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा होता है, या फिर आप कह सकते हो मेल का रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है वो इन्फेक्टेड हो जाता है, उनमें कहीं ना कहीं गैमेटोजेनेसिस प्रभावित हो जाता है, जिसकी वजह से वो इनफर्टिलिटी के शिकार हो सकते हैं। ये भी रीजन है। नेक्स्ट है, अभी हमने बात किया कि जो नर अधिक डिप्रेशन में रहता है या अधिक टेंशन में रहता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो उनको डॉक्टर क्या करता है, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन देते हैं, जो कि मेंटल एक्टिविटीज को डिक्रीज करता है, बॉडी की फंक्शनलिटी को वो डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड की जो एक्टिविटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि उनके शरीर में जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है उसकी कमी आ जाएगी या फिर न के बराबर हो जाएगा। तो एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग्स होते हैं इसके साइड इफेक्ट के कारण, एंटी डिप्रेसेंट यानी अवसाद को, डिप्रेशन को हिंदी में अवसाद कहते हैं, तो अवसाद या अन्य औषधियों के दुरुपयोग के दुष्प्रभाव के कारण कोई मेडिसिन मेल यूज कर रहा है, लंबे समय से यूज कर रहा है, और उसके साइड इफेक्ट के कारण क्या है कि वह मेल जो है इनफर्टिलिटी का शिकार हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है वीर्य में फ्रक्टोज की कमी। आपको अच्छे से पता है कि जब फीमेल अपने स्पर्म को जब मेल अपने स्पर्म को फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर करता है तो सीमेन के रूप फॉर्म में करता है, ठीक है ना। सीमेन में क्या होते हैं कि हायर अमाउंट में फ्रक्टोज होता है, ठीक है। वो फ्रक्टोज स्पर्म को फीमेल बॉडी के वेजाइना से फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचाने में वो जो सीमेन में उपस्थित जो फ्रक्टोज है वह स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। क्योंकि आपने पढ़ा है स्पर्म में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को शुगर चाहिए एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो बेसिकली सीमेन के फॉर्म में फीमेल बॉडी से लिक्विड फॉर्म में स्पर्म जो है ट्रांसफर होता है फीमेल के वेजाइना में, मेल से फीमेल के वेजाइना में, क्लियर ना। फीमेल के वेजाइना में उसको एनर्जी की जब जरूरत होती है तो वो इसी लिक्विड में उपस्थित जो फ्रक्टोज होते हैं उसकी सहायता से वो क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में आगे की ओर बढ़ते हैं और फैलोपियन नलिका तक की दूरी को तय करते हैं, क्लियर ना। लेकिन अगर किसी तरह से सेमाइनल प्लाज्मा जो है, ठीक है ना, सेमाइनल प्लाज्मा से ही क्या बनता है, आपने देखा था
कि जो सीमेन होते हैं उसमें सेमाइनल प्लाज्मा का सॉरी सेमाइनल वेसिकल्स का सिक्रेशन होता है, प्रोस्टेट का सिक्रेशन होता है, ठीक है ना। बेसिकली सेमाइनल प्लाज्मा में ही फ्रक्टोज होता है जो कि फीमेल बॉडी के अंदर जब स्पर्म होते हैं तो उसको एनर्जी प्रोड्यूस करवाने में वो मदद करता है ताकि वो अच्छे तरीके से मोटिलिटी को गेन कर सके और उसको एनर्जी मिलते रहे और फेलोपियन नलिका तक स्पर्म पहुंच सके, ठीक है। लेकिन अगर सीमेन में फ्रक्टोज कम है तो फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म जाने के बाद स्पर्म को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, उसको एनर्जी नहीं मिल पाएगा, और जिसकी वजह से स्पर्म हेल्दी होने के कारण सिर्फ फ्रक्टोज की कमी, ठीक है ना, वो स्पर्म हेल्दी भी है लेकिन उसको फ्रक्टोज की कमी है, फ्रक्टोज मिल जाएगा तो वो फेलोपियन नलिका तक की दूरी को तय कर लेगा, लेकिन फ्रक्टोज की कमी के कारण वो स्पर्म क्या है कि रास्ते में ही उसको एनर्जी की कमी हो जाती है, मोटिलिटी कम हो जाती है और वो फेलोपियन नलिका तक नहीं पहुंच पाएगी, और जब फेलोपियन नलिका तक नहीं पहुंच पाएगी तो वो स्त्री जो है वो प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जरूरत है कि जो मेल का जो सीमेन है उसमें प्रॉपर अमाउंट में जो है फ्रक्टोज होने चाहिए। फ्रक्टोज की कमी होगी तो फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम आएगा, स्पर्म जो है वो अपने एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। क्लियर है? तो फ्रक्टोज की कमी एक रीजन हो सकता है। नेक्स्ट, वीर्य का अत्यधिक गाढ़ा होना। सीमेन अत्यधिक गाढ़ा होगा और वो सीमेन जब फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर होगा तो क्या देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा बाबू कि स्पर्म जो है सीमेन में ही फंस के रह गया, ये ऊपर की ओर नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है ना। अगर सीमेन गाढ़ा होगा, लिक्विड जो है अधिक गाढ़ा होगा तो उसमें जो है स्पर्म को तैरने में जो है कठिनाई होगी। तो इसकी वजह से क्या है कि जब गाढ़ा सीमेन फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर होगा तो स्पर्म उसी में बजे रह जाएंगे, वो ऊपर की ओर ट्रांसफर नहीं होगा, फेलोपियन नलिका तक नहीं पहुंचेगा। तो अगर वीर्य अत्यधिक जरूरत से अत्यधिक गाढ़ा है तो उस केस में भी क्या है कि मेल जो है इनफर्टिलिटी का शिकार माना जा सकता है। नेक्स्ट, जो मेल का जो शिश्न है, ठीक है ना, मेल के शिश्न में आपने पढ़ा था ना, इरेक्टाइल मसल होता है जिसकी वजह से मेल के जो शिश्न होते हैं सॉरी बाबा, मेल के जो शिश्न होते हैं वो अपने साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो इरेक्टाइल मसल जो काम करने शुरू करते हैं सेक्सुअल एक्टिविटीज के टाइम, यदि इरेक्टाइल मसल सही तरीके से काम नहीं करे तो मेल जो है वह असक्षम हो जाएगा अपने स्पर्म को, अपने सीमेन को फीमेल बॉडी में ट्रांसफर करने से। तो अगर पेनिस का इरेक्टाइल मसल सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शन नाम की बीमारी है उसको, और वो इजेकुलेट नहीं कर पा रहा है अपने सीमेन को, मतलब एजुकुलेटरी डिसफंक्शन भी आप इसको कह सकते हो। तो शिश्न की उत्थानशीलता में यदि कमी आएगी, पेनिस जो है सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो मेल जो है अपने सीमेन को फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर नहीं कर सकता। जब नहीं कर पाएगा तो जाहिर सी बात है कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस नहीं है। तो यहाँ पर हालांकि लंबे लिस्ट काफी लंबे हैं, लेकिन कुछ रीजंस को हम जो है यहाँ पर हम शो कर दिए कि ये सारे इनमें से ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से क्या है कि मेल इनफर्टाइल माना जाएगा। तो हम इसको क्विक रिवाइंड कर लेते हैं। सबसे पहला रीजन है क्रिप्टोऑर्किडिज्म, दूसरा है क्या शुक्रवाहक या फिर का अवरुद्ध होना या फिर अनुपस्थित होना, जिसको ब्लॉक्ड या एब्सेंट ऑफ वास्ट डिफरेंस कह सकते हैं। तीसरा हो सकता है वृषण कोश में तापमान का अधिक होना, हायर स्क्रोटल टेम्परेचर। चौथा है अल्कोहल। पांचवा है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन की कमी यानी डिफिशियंसी ऑफ गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। नेक्स्ट है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है ना, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। नेक्स्ट है मम्प्स, हमने बताया ना ओरल एक्टिविटी के कारण फैलता है। नेक्स्ट है आपका अवसाद या फिर अन्य औषधि के दुरुपयोग, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स या फिर अदर ड्रग्स जो लंबे समय तक लिया जा रहा है तो उसके साइड इफेक्ट के कारण स्पर्मेटोजेनेसिस प्रभावित हो सकती है। सीमेन में क्या है कि फ्रक्टोज की कमी, उसके बाद क्या है हाई विस्कस सीमेन अधिक गाढ़ा है, वो भी इनफर्टिलिटी को प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट है इरेक्टाइल या फिर एजेकुलेटरी डिसफंक्शन, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से क्या है कि मेल इनफर्टिलिटी का शिकार माना जाएगा। तो ये तो हम मेल की बात की, अब थोड़ी हम फीमेल की बात कर लेते हैं कि फीमेल में कौन सा कारण है इनफर्टिलिटी के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। क्लियर ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि स्त्री में बंधता के कुछ कारणों को लिखे, स्त्री में बंधता के कुछ कारणों को लिखे, ठीक है ना। तो स्त्री में बंधता के कुछ कारण को आपको बताना है कि वह कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से एक स्त्री इनफर्टाइल है, वह अपने बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही है, प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर पा रही है। तो सबसे पहला रीजन हो सकता है कि जो मादा जो इनफर्टाइल है उसमें गर्भाशय है ही नहीं। ये देखने को मिल जाता है बाबू कि बहुत सारे बच्चा जो है ऐसा जन्म लिया जिसके यूट्रस ही नहीं,
यूट्रस ही नहीं है, गर्भाशय ही नहीं है, तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल कहाँ से होना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, बच्चा का इम्प्लांटेशन नहीं होगा, तो ये सारी प्रक्रिया जो है नहीं हो सकती। तो यूट्रस ही नहीं है जहाँ पर वुम्ब ही नहीं है जिसमें बच्चा बड़ा करना, बच्चा पलना है, जहाँ जहाँ से मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है कंटिन्यू होना है, तो वो ऑर्गेन ही अगर एब्सेंट होगा, ठीक है ना। यूट्रस आप जानते हो ये है अंडाशय, सॉरी गर्भाशय, या फिर इसको क्या कहेंगे, यूट्रस। ये गर्भाशय का अनुपस्थित होना, एब्सेंट ऑफ यूट्रस। नेक्स्ट, अंडाशय की अनुपस्थिति, आपको पता है अंडाशय अनुपस्थित होगा तो गैमेट कौन बनाएगा, ठीक है ना, तो गैमेट बनेंगे नहीं, अंडाशय नहीं रहेगा, तो ये दूसरा रीजन हो सकता है इनफर्टिलिटी का। तीसरा, फैलोपियन नलिका अवरुद्ध होगा, ठीक है ना, फैलोपियन नलिका यदि ब्लॉक होगा तो उस कंडीशन में फैलोपियन नलिका, यहाँ पर देखिए ना लिखा हुआ है फैलोपियन ट्यूब जो है वो क्या है, ब्लॉक है, जिसकी वजह से क्या है, ओभा तो आ पा रहा है, स्पर्म भी आ पा रहा है, लेकिन ब्लॉकेज होने के कारण जो है ओभा और स्पर्म जो है नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये इनफर्टिलिटी के रीजन है। नेक्स्ट है फैलोपियन नलिका में उपस्थित जो सीलिया है उसकी गति का कम होना, क्योंकि आपको अच्छे से पता है बाबू कि ओभा जो होते हैं, ओभा जो होता है वह नन मोटाइल होते हैं, ओभा नन मोटाइल होते हैं, क्लियर ना बाबू, ओभा मूव नहीं कर सकता है, तो वो ओवरी से निकलकर, तो ओवरी से देखिए यहाँ पे ओभा जो है यहाँ से रिलीज हुआ, ओवुलेशन हुआ, ओवरी से ओभा बाहर निकला, और ये ओभा को कैच कर लेता है फैलोपियन नलिका की फिम्बड़ी, और यहाँ से वो धीरे धीरे ऊपर की ओर क्या करते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर बढ़ते कैसे हैं, तो ये ओभा के पास चलने के लिए कुछ नहीं होता, उसके बावजूद ये फैलोपियन नलिका की इतनी लंबी दूरी 10 से 12 सेंटीमीटर की दूरी को तय करती है, तो इसके पीछे रीजन है खुद फैलोपियन नलिका। फैलोपियन नलिका के अंदर में क्या होता है, सीलिया होता है, मान लेते हैं ये नलिका है, इसके अंदर में क्या होता है, ये छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसको सीलिया कहते हैं, और ये सीलिया क्या है कि गति करती रहती है, ठीक है ना, ये सीलिया गति करती रहती है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ओभा आया और इसने क्या किया, इसने धक्का दिया, ठीक है, तो धक्का दे देकर ये सीलिया क्या करता है, तो ओभा को धक्का दे देकर ऊपर की ओर पहुंचाता है, ठीक है। इसके अलावा जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसमें आप कह सकते हो संकुचन भी होता है, तो संकुचन के कारण भी ओभा जो है आगे की ओर मूव करते हैं। लेकिन अगर सीलिया जो है या संकुचन की क्रिया जो है वो नॉर्मल से कम काम करे, ठीक है, नॉर्मल से कम काम करे, तो ओभा को जो 24 आवर में एम्पुला रीजन में होना चाहिए, एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन में होना चाहिए, उस जगह पे नहीं पहुंच पाएगा, और वहां पहुंचने से पहले ही ओभा जो है डीएक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 24 आवर तक ही ओभा काम करते हैं, उसके बाद काम नहीं करते। तो अगर ये जो है समय पर ओभा को, सीलिया अगर समय पर ओभा को एम्पुला में पहुंचा पा रहा है, मतलब सीलिया सही तरीके से काम कर रहा है, उसका मूवमेंट ठीक है, लेकिन पहुंचाने में अगर टाइम लग रहा है तो सीलिया में गड़बड़ी है, सीलिया की गति क्या है, कम है। तो ये नेक्स्ट रीजन हो सकता है फैलोपियन नलिका में उपस्थित जो सीलिया की गति है उसका कम होना, लेस मूवमेंट ऑफ सीलिया, ठीक है। नेक्स्ट, गर्भाशय में छिद्रों का होना, जिसको हम लोग यूटेराइन फाइब्रोसिस कहते हैं, ठीक है ना। गर्भाशय में छिद्र, देखिए यहाँ पर एक छोटा सा छिद्र यहाँ पर दिखा दिया गया है, ठीक है, यूटेराइन फाइब्रॉइड है, एक छिद्र है, बहुत सारा रहेगा छिद्र तो फाइब्रोसिस कहेंगे। अब जब यूटेराइन की जो दीवार है इसमें छिद्र होगा बाबू, तो एंडोमेट्रियम की जो परत है वो सही तरीके से नहीं बन पाएगी, और ओभा का फर्टिलाइजेशन होने के बावजूद जब एम्ब्रियो जो है इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस में पहुंचेगा, इम्प्लांटेशन के लिए जब यूट्रस में पहुंचेगा तो यहाँ पर छिद्र के कारण एंडोमेट्रियम सही तरीके से नहीं बन पाई, और जिसके कारण जो है इम्प्लांटेशन नहीं होगा। अगर इम्प्लांटेशन हो भी गया तो कुछ समय के बाद ऐसा देखने को मिलेगा कि जो ज्वाइंट है, जो प्लासेंटा है वो कमजोर पड़ गया, और बच्चा जो है एम्ब्रियो डेवलप भी नहीं हुआ, और उसका जो है नेचुरल अबॉर्शन हो गया, ठीक है। तो गर्भाशय में छिद्र होने के कारण बार बार एक कंडीशन हो सकती है, इम्प्लांटेशन हो रहा है, या तो इम्प्लांटेशन हो ही नहीं रहा, या तो इम्प्लांटेशन हो रहा है तो बार बार अबॉर्शन हो रहा है, तो ये यूट्राइन फाइब्रोसिस हो सकता है। नेक्स्ट, इनफर्टिलिटी, फीमेल में इनफर्टिलिटी के कारण ल्यूटियल प्रवस्था में गड़बड़ी भी हो सकती है। आपने पढ़ा है ल्यूटियल प्रवस्था, ल्यूटियल प्रवस्था क्या होता है, ओवुलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम का बनना, ओवुलेशन के बाद ही कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, तो ओवुलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम का बनना और कॉर्पस ल्यूटियम से सही तरीके से प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन होते रहना ही क्या कहलाता है, ल्यूटियल फेज कहलाता है। अब कॉर्पस ल्यूटियम बनते क्यों है, तो आपको अच्छे से पता है ना बाबू कि इसके अंदर जो बचा हुआ जो ग्राफियन फॉलिकल का बचा हुआ हिस्सा होता है, क्योंकि बीच वाला सेकेंडरी ओसाइट तो ओवा के रूप में बाहर निकल जाता है, बचा हुआ जो हिस्सा होता है, ये बचा हुआ हिस्सा जो है कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाता है, और ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करती है, ठीक है ना। और ये प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन इसलिए करती है कि इम्प्लांटेशन सही तरीके से हो सके, एंडोमेट्रियम का इसलिए, एस्ट्रोजन का इसलिए कि एंडोमेट्रियम का जो रिपेयर है वो सही तरीके से हो सके।
ठीक है ना। लेकिन अगर जो ल्यूटियल फेज है उसमें गड़बड़ी है और ओवुलेशन के बाद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है तो इम्प्लांटेशन में बाधा आएगी, ठीक है ना। इम्प्लांटेशन सही तरीके से नहीं हो पाएगा और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो जाता है इनफर्टिलिटी का फीमेल्स में, ठीक है। नेक्स्ट है जीएनआरएच की कमी, गोनाडोट्रोपिन जो रिलीजिंग हार्मोन है उसकी कमी हो जाए, ठीक है। तो एलएच की कमी हो जाए, आरएच की कमी हो जाए। अब एलएच कम होगा तो ओवुलेशन नहीं होगा, और एफएसएच कम होगा तो फॉलिकल का ग्रोथ नहीं होगा। जब फॉलिकल का ग्रोथ ही नहीं होगा बाबू तो आप सोच सकते हो कि जब फॉलिकुलर ग्रोथ नहीं होगा तो ओवा रिलीज ही नहीं होंगे। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि जीएनआरएच की कमी यानी गोनाडोट्रोपिन हार्मोन की अगर कमी हो जाती है तो फीमेल में इनफर्टिलिटी का कंडीशन क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रीवा श्लेष्म का अत्यधिक गाढ़ा होना। ग्रीवा श्लेष्म किसको कहेंगे? तो ग्रीवा श्लेष्म का मतलब हुआ बाबू 1 मिनट, ग्रीवा श्लेष्म का मतलब हुआ कि ग्रीवा से स्रावित होने वाले म्यूकस यानी श्लेष्म। आपको पता है कि ये जो रीजन है ये ग्रीवा है, ठीक है। और इस ग्रीवा से क्या होते हैं कि कुछ द्रव, ठीक है ना, जिसको म्यूकस कहते हैं, यहाँ से क्या है म्यूकस स्रावित होते रहते हैं, तैलीय पदार्थ स्रावित होते रहते हैं, ठीक है। ताकि वेजाइना से इंटर करने वाले जो आउटर सेल है या फिर आप कह सकते हो कि जो इन्फेक्शियस कण है उसको ये क्या करता है खुद में चिपका लेता है और उसको शरीर से बाहर भेज देता है ताकि बीमारी नहीं हो सके, ठीक है। लेकिन अगर ये म्यूकस जरूरत से अधिक गाढ़ा है तो गाढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं ये क्या करेगा सर्विक्स को ये ब्लॉक करके रखेगा, ठीक है ना, सर्विक्स को ब्लॉक करके रखेगा। अब स्पर्म का इजैकुलेशन होगा और होने के बावजूद क्या होगा कि स्पर्म जब सर्विक्स के में प्रवेश करने की कोशिश करेगा तो वहां पर ये फंस जाएगा। किस में फंस जाएगा? तो ये फंस जाएगा म्यूकस में फंस जाएगा, क्योंकि म्यूकस अधिक गाढ़ा है। अगर तरल होता तो वो उसको भेजता हुआ तैरता हुआ वो आगे की ओर बढ़ जाता, लेकिन ये गाढ़ा है और जिसके कारण से ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है कि सर्विक्स को ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। तो इसी में स्पर्म फंस के रह जाएगा, ये ऊपर की ओर नहीं बढ़ेगा। तो ग्रीवा श्लेष्म का अत्यधिक गाढ़ा होना भी एक रीजन हो जाता है। हाई विस्कस सर्वाइकल म्यूकस का होना भी ये रीजन हो जाता है इनफर्टिलिटी का, कि ग्रीवा के पास ये स्पर्म रुक जा रहा है, ये ऊपर जो है इम्प्लांटेशन में फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, इम्प्लांटेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। अगर स्त्री में जो है अंडोत्सर्ग नहीं हो, कोई भी वजह से अंडोत्सर्ग नहीं हो, ठीक है, तो मतलब अंडोत्सर्ग नहीं हो रहा है मतलब फीमेल गैमेट ही नहीं बन रहे, जो स्त्री है उसमें गैमेट फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन जैसी कंडीशन तो बनती नहीं है, उसका सोचना ही बेकार है, ठीक है। तो अंडोत्सर्ग नहीं होगा तो मेल जो फीमेल होगी वो क्या होंगे? इनफर्टिलिटी के शिकार होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ रीजन को हमने लिस्ट अप किया है कि बोर्ड में हो सकते हैं कि आपसे पूछ दे सीधा क्वेश्चन कि स्त्री में बंध्यता के कुछ कारण को लिखें, ठीक है। तो ये बोर्ड्स के लिए है बेसिकली। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्त्री में बंध्यता के मुख्य कारण को हमने कुछ मुख्य कारण को समझने का कोशिश किया। सबसे पहला क्या, रिवाइज कीजिए मेरे साथ, गर्भाशय की अनुपस्थिति, अब्सेंट ऑफ यूटेरस। दूसरा क्या है, अंडाशय की अनुपस्थिति यानी अब्सेंट ऑफ ओवरी। तीसरा क्या रीजन हो सकता है, फैलोपियन नलिका का अवरुद्ध होना यानी ब्लॉकेज ऑफ फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट रीजन हो सकता है फैलोपियन नलिका में उपस्थित सीलिया की गति का कम होना यानी लेस मूवमेंट ऑफ सीलिया। नेक्स्ट रीजन हो सकता है गर्भाशय में छिद्रों का होना यानी यूटेराइन फाइब्रोसिस। नेक्स्ट रीजन हो सकता है ये ल्यूटियल प्रवस्था में गड़बड़ी यानी ल्यूटियल फेज डिफेक्ट। नेक्स्ट है जीएनआरएच की कमी यानी कि डिफिशियंसी ऑफ जीएनआरएच। नेक्स्ट है ग्रीवा श्लेष्म का अत्यधिक गाढ़ा होना यानी हाई विस्कोसिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस। नेक्स्ट है अंडोत्सर्ग का ना होना यानी एन ओवुलेशन या ओलिगो ओवुलेशन जैसी कंडीशन फीमेल में क्या करती है, इनफर्टिलिटी को क्रिएट करती है। क्लियर ना बाबू? अब थोड़ा सा क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और कुछ मेन पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर बात ये उठ जाती है बाबू कि चलिए कोई कपल जो है वो इनफर्टिलिटी सेंटर गया। इनफर्टिलिटी सेंटर का मतलब क्या हो गया कि वैसे क्लिनिक, ठीक है ना, जो बाध्यता के से ग्रसित लोगों का इलाज करते हैं, बाध्यता इनफर्टाइल कपल्स का इलाज करते हैं और उनको सहायता करते हैं कि संतान उत्पत्ति हो जाए, ठीक है ना। तो वो अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, वो मेडिसिन से आपके प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सिंपल सा फंडा है बाबू।
जब कोई कपल इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम्स को लेकर इनफर्टिलिटी सेंटर जाएंगे, इनफर्टिलिटी क्लिनिक जाएंगे, तो वहां पर जो डॉक्टर होगा वो मेल की भी चेकअप करेगा और फीमेल का भी चेकअप करेगा, ठीक है ना। और दोनों में से अगर पता चला कि मेल में दिक्कत है तो मेल का ट्रीटमेंट चलेगा, फीमेल में दिक्कत है तो फीमेल में ट्रीटमेंट चलेगा, हाँ या ना। अब क्या होगा, अगर दोनों में दिक्कत है तो दोनों का ट्रीटमेंट चलेगा। तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करते हैं कि इनफर्टिलिटी के कारण को ढूंढते हैं। अगर वो कारण मेडिसिन से ठीक होने वाली है तो डॉक्टर पहले मेडिसिन से ही उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लम बड़ी है और वो मेडिसिन से ट्रीट नहीं किया जा सकता है तो उस कंडीशन में डॉक्टर क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी की सहायता लेते हैं। उस कंडीशन में डॉक्टर क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी की सहायता लेते हैं, और जिसको कहते हैं हम ART या फिर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। यानी बाध्यता से ग्रसित दंपति को संतति हो जाए, संतान सुख की प्राप्ति हो जाए, जिसके लिए डॉक्टर जिस तकनीक का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, उस तकनीक को कहा जाता है सहायक जनन प्रौद्योगिकी। यानी कि प्रौद्योगिकी का मतलब हो गया तकनीक, सहायक का मतलब हो गया सहायता कर रहा है, किस चीज में कर रहा है, जनन में कर रहा है। तो वैसा तकनीक जो जनन में सहायता करती है उस तकनीक को कहा जाता है सहायक जनन प्रौद्योगिकी या फिर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। चलिए हम इसको डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पर एक चीज आपके दिमाग में होना चाहिए कि डॉक्टर पहले रीजन को समझते हैं, काउज को समझते हैं। अगर उनको पता चला कि नहीं वो जो रीजन है जिसकी वजह से ये कपल इनफर्टाइल है उसको हम मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं, तो पहले मेडिसिनल ट्रीटमेंट ही चलेंगे। अगर डॉक्टर को लगा कि नहीं ये जो प्रॉब्लम है वो मेडिसिन से ठीक नहीं की जा सकती, जैसे हम बात कर लेते हैं, अगर मेल कोई गया और अगर कपल गया और उसमें मेल की टेस्टिंग हुई, फीमेल की टेस्टिंग हुई, पता चला फीमेल नॉर्मल है, मेल में क्या है FSH और LH का दिक्कत है, तो इंजेक्शन के थ्रू उनके शरीर में LH और FSH डालेंगे, ठीक है ना, मेडिसिन ही हुआ। और उसके बाद क्या होगा कि मेल में नॉर्मली स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाएगा और वो कपल क्या है कि फर्टाइल हो जाएंगे, वो अपनी संतति को जन्म दे पाएंगे। तो यहाँ पर सिंपल क्या हुआ कि कमी को ढूंढा गया कि केमिकल डिसऑर्डर तो नहीं, ठीक है, उस केमिकल को आपके शरीर में इनपुट कर दिया जाता है, ट्रीट कर दिया जाता है और आप नॉर्मल हो जाते हो। लेकिन प्रॉब्लम बड़ी है, ठीक है ना, फेलोपियन नलिका जो है वो ब्लॉक्ड है, फेलोपियन ये आप कह सकते हो कि यूटरस जो है उसमें यूटराइन फाइब्रोसिस जैसी कंडीशन है, यूटरस में इंफेक्शन है, फेलोपियन नलिका में इंफेक्शन है। तो इस सारी कंडीशन में क्या है कि उनको ट्रीटमेंट के साथ साथ उनको प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी की भी सहारा लेना पड़ता है। तो हम यहाँ पर समझेंगे कि वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज है जिसका सहारा डॉक्टर लेते हैं और इनफर्टिलिटी को दूर करने की कोशिश करते हैं। क्लियर ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है कि सहायक जनन प्रौद्योगिकी क्या है, एक्सप्लेन करना है, व्याख्या करना है, ठीक है ना बाबू। तो सहायक जनन प्रौद्योगिकी क्या है, इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ये आपके बोर्ड्स में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो सहायक जनन प्रौद्योगिकी क्या है, आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। व्हाट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, यहाँ पर आपको ये एब्रिविएशन याद होने चाहिए बाबू कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी को ART कहा जाता है। अगर आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ART, तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। क्लियर ना। ART क्या है, तो इनफर्टिलिटी को दूर करने की एक तकनीक है। क्लियर ना। तो हम सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि सहायक जनन प्रौद्योगिकी क्या होता है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या होती है, ART क्या होती है, ठीक है ना। तो देखिए डेफिनेशन बाबू कि बाध्यता को, यानी कि जो कपल पहुंचे थे वो किस चीज से शिकार थे, वो बाध्यता के शिकार थे, इनफर्टिलिटी के शिकार थे। उन्होंने असुरक्षित यौन संपर्क लंबे समय तक रखा, उसके बावजूद भी वो बच्चे को कंसीव नहीं कर पाए, वो प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर पाए, तो जाहिर सी बात है वो बाध्यता है, इनफर्टाइल है, इसीलिए तो इनफर्टिलिटी सेंटर गए। तो बाध्यता को दूर करने के लिए एवं बांध दंपतियों को संतान प्राप्ति में सहायता के लिए, ठीक है ना, कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसी है जिसका प्रयोग इनफर्टिलिटी सेंटर वाले जो डॉक्टर होते हैं वो करते हैं। किस लिए करते हैं कि बाध्यता को दूर कर दे, या फिर वैसे दंपति जो बाध्यता के शिकार, बाध्यता के पीड़ित हैं, उनको संतान की प्राप्ति हो जाए, ठीक है ना। तो बंध दंपतियों को संतान प्राप्ति में सहायता के लिए प्रयोग की जाने वाली जो भी तकनीक होगी उसको हम सहायक जनन प्रौद्योगिकी या फिर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज कहेंगे। बात समझ में आ गई। बाध्यता को दूर करने एवं बांध दंपतियों को संतान प्राप्ति में सहायता के लिए प्रयोग की जाने वाली
तकनीकों को सहायक जनन प्रौद्योगिकी या फिर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कहा जाता है। ये आपका जो है डेफिनेशन याद होनी चाहिए बाबू। चूंकि भारत में अगर देखें तो भारत में बाध्यता के लिए केवल स्त्री को जिम्मेदार माना जाता है, लेकिन अभी इससे पहले, इस क्वेश्चन से पहले हमने 2 क्वेश्चन को डील किया जिसमें हमने देखा कि नहीं, कुछ कारण है जिसमें मेल भी इनफर्टाइल हो सकता है और कुछ कारण ऐसा है जिसमें फीमेल इनफर्टाइल हो सकती है। क्लियर ना बाबू? तो ये हमेशा गलत होगा कि हम हमेशा और हमेशा इनफर्टिलिटी के लिए, बांझपन के लिए, बाध्यता के लिए स्त्री को ही हम क्या करते हैं, गलत ठहराते हैं। हम लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, हम लोगों को रिप्रोडक्शन से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी है, तो उस जानकारी को यूज करके अगर हम कंसीडर करें कि हाँ कौन जो है इनफर्टिलिटी का शिकार है, तो सबसे पहले हम देख के नहीं बताएंगे कि हाँ गलती स्त्री की है, हम डायग्नोस करेंगे, चेक करेंगे कि हाँ दिक्कत किस में है। तो अगर दिक्कत जो है मेल में है तो मेल का ट्रीटमेंट चलेगा, फीमेल में है तो फीमेल का ट्रीटमेंट चलेगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि भारत में बाध्यता के लिए केवल स्त्री को ही जिम्मेदार माना जाता है, जबकि इसमें स्त्री एवं पुरुष दोनों ही क्या होते हैं, जिम्मेदार हो सकते हैं। ठीक है ना? या तो सिर्फ स्त्री जिम्मेदार होगी, या तो सिर्फ पुरुष जिम्मेदार होंगे, या तो फिर दोनों जिम्मेदार हो सकते हैं। क्लियर ना? कुछ समान विकारों को जो बाध्यता क्लिनिक होते हैं, जो इनफर्टिलिटी क्लिनिक होते हैं, वो औषधियों के द्वारा ठीक करने की कोशिश करते हैं। हमने बताया ना अभी, अगर इनफर्टिलिटी से ग्रसित पीड़ित जो कपल है वो इनफर्टिलिटी सेंटर पहुंचते हैं, तो वहां पर डॉक्टर पहले एनालाइज करेगा और अगर लगा उसको डायग्नोस करेगा, अगर उसको लगा कि नहीं ये विकार हम मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं, औषधियों से ठीक कर सकते हैं, तो हम इसको औषधि से ठीक करके उनको संतान प्राप्ति का सुख दे देंगे। लेकिन अगर औषधियों से ठीक होने वाला बीमारी नहीं है, किंतु विकार औषधियों से, विकार का मतलब बीमारी बाबू, तो किंतु विकार औषधियों से ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो डॉक्टर सहायक जनन प्रौद्योगिकी की सहायता लेते हैं। जब मेडिसिन काम में नहीं आ रहा है, मेडिसिन से ट्रीट नहीं हो पा रहा है, तब जाकर एआरटी का प्रयोग डॉक्टर करते हैं, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का प्रयोग डॉक्टर करते हैं, जिसमें कई सारी विधियां होती है। ठीक है ना? जिसमें से हम सिर्फ एनसीईआरटी को से विधि को एक्सट्रैक्ट करें तो हमको पता चलेगा कि वहां पर जो मेनली 3 विधि दिया गया है, वो है पहला क्या, कृत्रिम विडिसेचन यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, शॉर्ट में एआई कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका पात्र निषेचन यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ कहते हैं। जीवे निषेचन यानी इन विवो फर्टिलाइजेशन, इसको भी आईवीएफ कहते हैं। क्लियर ना? तो हम इस तीनों को समझेंगे कि कृत्रिम विडिसेचन किस तरह की तकनीक है, इसका इस्तेमाल इनफर्टिलिटी को दूर करने में किस तरह से किया जाता है। फिर हम पात्र निषेचन को समझेंगे यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को। फिर हम समझेंगे जीवे निषेचन यानी इन विवो फर्टिलाइजेशन। क्लियर ना बाबू? ठीक है।